वेलकम बैक। चैप्टर 1 to 15 इसी चैनल की प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर में सीरीज़ वाइज अपलोड हो चुके हैं। वहां से आप लेक्चर अटेंड करके किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। करंट चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हेल्थ साइकोलॉजी के बारे में है। 3 लेक्चर इसके हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 इज़ अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ क्रॉनिक इलनेस। साइकोलॉजी ऑफ क्रोनिक इलनेस से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्यूट इलनेस क्या होती है और क्रॉनिक इलनेस क्या होती है, क्योंकि ये दोनों आपसे शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन एक्यूट इलनेस वर्सेस क्रॉनिक इलनेस या फिर एक्यूट स्ट्रेस वर्सेस क्रॉनिक स्ट्रेस। वो स्ट्रेस या वो इलनेस जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है उसको एक्यूट कहा जाता है, और जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है उसको क्रॉनिक इलनेस कहा जाता है या क्रॉनिक स्ट्रेस कहा जाता है। एक्यूट इलनेस शॉर्ट टाइम के लिए होता है, क्रॉनिक इलनेस लॉन्ग टाइम के लिए होता है। एक्यूट इलनेस जो है फाइनाइट टाइम होता है, यानी कम टाइम होता है, काउंट किया जा सकता है, जबकि क्रॉनिक जो है वो इनफाइनाइट टाइम होता है। एक्यूट में टेम्परेरी इम्पैक्ट होता है लाइफ में, जबकि क्रॉनिक इलनेस में या क्रॉनिक स्ट्रेस में परमानेंट इम्पैक्ट होता है लाइफ में। परमानेंट लाइफस्टाइल को हमें चेंज करना पड़ता है। एक्यूट इलनेस में क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम आता है तो बंदा उसे जल्दी रिकवर कर जाता है, जबकि क्रॉनिक इलनेस में क्या होता है, रिकवर करने के बाद दोबारा से बंदा उसी प्रॉब्लम में फिर से स्टक हो सकता है। एक्यूट इलनेस में बंदा जब रिकवर हो जाता है तो ऑब्वियसली मूव ऑन कर जाता है, जबकि क्रॉनिक इलनेस में मूव ऑन करना एक चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए कि एक्यूट स्ट्रेस वर्सेस क्रॉनिक स्ट्रेस में क्या डिफरेंस होता है। अब कॉमन कोल्ड, स्टमक वायरसेस या फिर सर दर्द वगैरह जो हमें होता है, या एवरी डे अगर कोई भी हमें इश्यू फेस करते हैं तो वो एक्यूट होता है, फाइनाइट टाइम के लिए होता है और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। और जब उससे हम रिकवर हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल हेडेक है, ठीक है, थोड़े से टाइम के लिए होता है। जब रिकवर हो जाता है तो हम दोबारा से अपनी नॉर्मली में अपनी वर्किंग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। जबकि क्रॉनिक इलनेस जो है ना, वो रिकवरी ऑफ पीरियड्स उसको चाहिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडिविजुअल जो है उसको कोई भी इश्यू फेस कर रहा है वो, तो वो उससे ठीक हो जाता है, रिकवर हो जाता है, अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग स्टार्ट कर देता है। लेकिन थोड़े टाइम बाद फिर से जब उसकी लाइफ में कोई इश्यू आएगा ना, तो वो दोबारा से रिलैप्स कर जाएगा, यानी उसी स्टेज पे वापस स्टक हो जाएगा, उसी प्रॉब्लम में बाकी वापस से जो है ना वो चला जाएगा और उससे कोप नहीं कर पाएगा। तो क्रॉनिक इलनेस में जो है ना वो रिकवरी और फेसेस होते हैं और इंडिविजुअल वापस से रिलैप्स भी कर सकता है। अब एक्यूट इलनेस में जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा कि टेम्परेरी लाइफ इम्पैक्ट्स होते हैं, जबकि क्रॉनिक इलनेस में ना परमानेंट चेंजेस करनी पड़ती हैं लाइफ टाइम पे, क्योंकि वो बहुत टाइम से चल रहा होता है। तो जितने ज़्यादा टाइम के लिए प्रॉब्लम होता है उतने ही ज़्यादा वो सोशल, इमोशनल, फंक्शनल, ऑक्यूपेशनल, पर्सनल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से उसको रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब जब इलनेस बीमारी जो है वो क्रॉनिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो जाती है तो उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स अकर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेंस ऑफ इंटॉलरेंस होती है, क़ुव्वत बर्दाश्त इंसान की ख़त्म हो जाती है, इंसान बेसब्रा हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है। जब फ्रस्ट्रेशन आ जाती है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, जब चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता तो फिर उसके वहाँ पे रिलेशनशिप इश्यूज़ भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब रिलेशनशिप इशू स्टार्ट हो जाते हैं, सेंस ऑफ इंटॉलरेंस होती है, इम्पेशेंस होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, तो उसकी वजह से रिलेशनशिप कम्युनिकेशन इश्यूज़ जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो पर्सन जिसको कोई ना कोई बीमारी डायग्नोस हुई होती है उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, और उन चैलेंजेस को ओवरकम करके इंडिविजुअल जो है वो फुल एंड हैप्पी लाइफ जो है वो अचीव कर सकता है। लेकिन जो लाइफ में चैलेंजेस आते हैं ना, उनको एक बार देखते हैं। उसके अलावा ये चैलेंजेस कोप करने के लिए या हैप्पी लाइफ को अचीव करने के लिए पेशेंट की लाइफ में बहुत से लोग रोल प्ले करते हैं। उनको सपोर्ट ग्रुप कहा जाता है। अब सपोर्ट ग्रुप में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? सबसे पहले तो पेशेंट सेंटर ऑफ अटेंशन होता है। पेशेंट के साथ उसकी फैमिली जो कि 24 घंटे उसके साथ रहती है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिनसे बंदा हर तरह की अपने प्रॉब्लम्स जो है वो शेयर करता है। उसके अलावा केयर गिवर्स होते हैं, जिसमें हमारे पेरेंट्स या हमारे गार्डियंस आते हैं, जिनके साथ हम रह रहे होते हैं। तो ये सारे जो हैं वो लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और अगर प्रॉब्लम सवेयर हो जाए तो प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट ग्रुप स्ट्रॉन्ग होगा, यानी फैमिली, फ्रेंड्स, प्रोफेशनल और केयर गिवर्स जितना आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, जितना आपको प्रॉब्लम से कोप करने में हेल्प आउट करेंगे, उतना ही आपका सपोर्ट ग्रुप जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही पेशेंट जो है वो जल्दी रिकवर करेगा। लेकिन आपका सपोर्ट ग्रुप ही वीक है, फैमिली, फ्रेंड्स, केयर गिवर्स आपका साथ नहीं दे पा रहे, आपको सुन नहीं रहे, आपको हेल्प आउट नहीं कर रहे, तो आपका सपोर्ट ग्रुप जो है वो वीक होगा, और जिसकी वजह से रिकवरी के चांसेस कम होंगे। अब हम चैलेंजेस देख लेते हैं कि पेशेंट की लाइफ में कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं जिनसे कोप करना ज़रूरी होता है।
चैलेंजेस फेस्ड इन क्रोनिक इलनेस। सबसे पहले फिजिकल चैलेंजेस हैं। कुछ विजिबल जो सिम्टम्स होते हैं या एक्सटर्नल सिम्टम्स होते हैं उनसे हम जल्दी रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सिंपल सी एग्जांपल है, अगर आपकी स्किन पे चोट आई है, सामने विजिबल है, तो वो जल्दी रिकवर हो जाएगी और हमें नज़र भी आ रहा होगा कि वो रिकवरी करने में कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। इसके बरक्स अगर आपको कोई इंटरनल चोट आती है, आपकी कोई हड्डी टूट जाती है, तो वो शायद आपको सूजन उसकी आपको नज़र आएगी, लेकिन आपको इंटरनली नहीं पता चलेगा कि आपकी हड्डी कितनी टूटी है या किस तरह टूटी हुई है, ठीक है। तो ये इनविजिबल आपका सिम्टम होगा, आपको पेन भी हो रहा होगा और ये रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लेगी। और फिर से अगर आपके साथ कोई हादसा आता है तो हो सकता है आपकी वो हड्डी फिर से टूट जाए। तो इस तरह करके ये सिम्टम्स होते हैं, कुछ विजिबल होते हैं और कुछ इनविजिबल होते हैं। विजिबल जो हैं वो जल्दी रिकवर कर लेते हैं और जो इनविजिबल हैं वो टाइम लेते हैं। इसी तरह अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, शायद सामने विजिबल ना नज़र आ रहा हो, सिम्टम्स शो हो रहे होंगे, लेकिन इंटरनली पर्सन कितना फेस कर रहा है, वो शायद हम अंडरस्टैंड ना कर पाएँ, एक नॉर्मल पर्सन। उसके बाद जो है रिड्यूस्ड एबिलिटी हो जाती है। ये इफ़ेक्ट करता है हमारा फटीग लेवल, या तो बहुत ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाएगी या कम भूख लगना शुरू होगी। उसके अलावा हमारा स्ट्रेंथ, हमारा स्टेमिना जो है वो वीक हो जाएगा, हम लेथार्जिक होंगे और इस सब की वजह से फाइनेंशियल इश्यूज़ होंगे। और जब फाइनेंशियल चैलेंजेस आपको आते हैं, तो आपको पता है जब फाइनेंशियल चैलेंजेस आते हैं तो इंडिविजुअल कितना स्ट्रेस में चला जाता है। तो जब इंडिविजुअल स्ट्रेस में चला जाता है तो एज़ अ रिज़ल्ट वो घर वालों से लड़ना शुरू हो जाता है, दोस्तों से लड़ना शुरू हो जाता है, आउटिंग उसकी जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसको रिलेशनशिप चैलेंजेस भी फेस करना पड़ते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस थे जो कि क्रॉनिक इलनेस की वजह से इंडिविजुअल की लाइफ में आते हैं और उसने इन सारों को फेस करना होता है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल का सपोर्ट ग्रुप जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही जल्दी इंडिविजुअल इन चैलेंजेस से कोप अप कर लेगा। अगर सपोर्ट ग्रुप वीक होगा तो इंडिविजुअल इससे भी ज़्यादा सवेयर किस्म के चैलेंजेस फेस कर सकता है। और लास्ट में इन सब चैलेंजेस की वजह से इंडिविजुअल जो है वो अपनी सेल्फ वर्थ या अपनी वैल्यू जो है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। जब उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता तो फीलिंग ऑफ गिल्ट आती है, जिसकी वजह से सोशल आइसोलेशन होती है। और सोशल आइसोलेशन जो है इंडिविजुअल को सुसाइड तक भी लेकर जा सकती है। अब क्रॉनिक इलनेस की वजह से नेगेटिव इमोशंस जो इंडिविजुअल में आते हैं, उसमें फ़र्स्ट पे हेल्पलेसनेस है। हेल्पलेसनेस की वजह से इंडिविजुअल जो है वो दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाता है। जब दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाता है तो खुद से कोई काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो खुद को हेल्पलेस फ़ील करता है। उसके अलावा फ्रस्ट्रेशन है कि जब बीमारी बहुत ज़्यादा टाइम के लिए होती है तो इंडिविजुअल जो है या इंसान जो है उसे बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है, चाहे वो फ़िज़िकल इलनेस है, चाहे वो मेंटल इलनेस है, ठीक है। होपलेसनेस है और इस वजह से उसको ज़िंदगी में कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आती, वो फ्यूचर के बारे में भी बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। सैडनेस है, ऑब्वियसली ये सब इश्यूज़ होते हैं तो इंडिविजुअल जो है वो उदास हो जाता है। उसके बाद रिज़ेंटमेंट है, इंडिविजुअल की लाइफ में डिससैटिस्फैक्शन होती है या फिर इरिटेशन होती है। वो कहते हैं ना कि ये कोई इंसान है, उसको बहुत ज़्यादा काम आता है और उसको कहीं रेस्ट करना पड़ रहा है या किसी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा, तो उसको इरिटेशन होती रहती है और तब तक इरिटेशन होती रहती है जब तक वो काम या वो टास्क कंप्लीट नहीं कर लेता, ठीक है। तो एक ही सिचुएशन में होती है। दूसरी सिचुएशन में इरिटेशन होती है कि जब इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा उदास होता है, परेशान होता है, हेल्पलेस होता है, होपलेस होता है। तो ये दो सिचुएशन है जिसमें इंसान को इरिटेशन होती है, रिजेंटमेंट होती है। नेक्स्ट एंग्जाइटी होती है, प्रेजेंट को लेकर और फ्यूचर दोनों को लेकर इंडिविजुअल जो है बहुत ज़्यादा एंशियस होता है, परेशान होता है। उसके बाद इरिटेबिलिटी होती है, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, रिजेंटमेंट, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ये सब लीड करती हैं इरिटेबिलिटी की तरफ। उसके अलावा जो है टेंशन होती है, ज़ाहिर बात है जब फिजिकल चैलेंजेस हैं, फाइनेंशियल है, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, तो इन सब की वजह से इंडिविजुअल जो है वो बहुत ज़्यादा टेंस रहता है, फ़िक्रमंद रहता है। नेक्स्ट स्ट्रेस वो फ़ील करता है जब एक्सटर्नल सिम्टम्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे फिजिकल सिम्टम्स, फाइनेंशियल चैलेंजेस, इंटरनल फैक्टर्स यानी रिलेशनशिप एंड सेल्फ इमेज चैलेंजेस के साथ कंबाइन होते हैं, तो ये सब मिलके स्ट्रेस कॉज करते हैं। और लास्ट पे एंगर होता है, हर वक्त जो है वो चिड़चिड़ापन रहता है, चीज़ों को फिक्स नहीं कर पाता। अब क्रोनिक इलनेस जो है ऑब्वियसली ये एक नेचुरल पार्ट होता है। इसकी वजह से इंडिविजुअल भी बहुत ज़्यादा फेस करता है और उसकी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। अब ये जितना भी प्रोसेस होता है ना, ये कुछ टाइम लेता है, कुछ स्टेप्स होता है या कुछ स्टेप्स में रिकवर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की भी लाइफ में कोई इंसिडेंट्स हो जाता है, किसी का कोई लव्ड वन होता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो अब उसने उस सदमे से बाहर आना होता है। तो उस सदमे से बाहर आने के लिए ना उसको कुछ स्टेजेस से गुज़रना पड़ता है।
अब वो स्टेजेस कौन-कौन सी होती हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो स्टेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन पे अलग से सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसीलिए मैं सोची कि मैं उसको अलग से ही एक प्रॉपर वीडियो बना के उसमें हम डिस्कस कर लें, ताकि जब आप सर्च करें स्टेजेस ऑफ ग्रीफ तो वो भी आपको ईज़िली मिल जाए टॉपिक। तो कोई सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर।